UPSC CSC mains examination are one of the toughest and most challenging exams out there. And for the year of 2025, they started this Friday with the essay paper, and on Saturday we had GS paper 1 and GS paper 2. और आज के इस वीडियो के अंदर हम GS पेपर 1 में जितना भी हिस्ट्री सेक्शन को पूछा गया था, ऑल द हिस्ट्री क्वेश्चंस दैट वर आस्क्ड, तो उनका डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, किस तरह से एक बच्चा अप्रोच कर सकता था. सो दिस वीडियो विल बी अबाउट द हिस्ट्री सेक्शन ऑफ GS 1 पेपर. So first of all, before we start with the explanation of all the questions, so a student should be clear in his mind कि जो हिस्ट्री का सेक्शन है in this मेंस एग्जामिनेशन वो पिछले 6 से 7 साल में सेम तरह का पैटर्न फॉलो कर रहा है. आपको हर साल 6 क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं एंड दे आर आस्क्ड फॉर अ टोटल ऑफ 75 मार्क्स. कि अगर हम टोटल 6 क्वेश्चंस की बात करें, सो 3 क्वेश्चंस विल बी फॉर 10 मार्कर, सो इन टोटल 30 marks, and 3 questions will be for 15 marker, making it a total of 45. So 45 plus 30 75 marks. और पिछले 6 से 7 साल में आपको सेम ही पैटर्न रिपीट होता हुआ देखेगा. इंटरनली इन 6 क्वेश्चंस में डिवीजन किस तरह की होगी दैट में चेंज. जैसे किसी साल वर्ल्ड हिस्ट्री पूछा जाएगा, किसी साल पोस्ट इंडिपेंडेंस का क्वेश्चन मे बी आस्क्ड, एंड लाइक दिस ईयर आपने दोनों ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे. सो दैट मे बी सर्टल वेरिएशन दैट यू मे सी, बट ओवरऑल जो हिस्ट्री सेक्शन का वेटेज है, जो उसके क्वेश्चंस के पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है, दैट हैज़ रिमेन्ड द सेम फॉर द लास्ट 5 to 6 years. So that is one thing that you need to keep in mind. So in case we talk about the first question is about the discuss the salient features of Harappan architecture, and this is the only single question that was asked from ancient history and its culture. कि अगर आप पूरी एंशंट हिस्ट्री की बात करें तो उसमें से हड़प्पन कल्चर, वैदिक सोसाइटी, वैदिक एज में से कभी ना कभी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा. तो अगर आप एंशंट हिस्ट्री की बात करें तो उसमें 3 या 4 टॉपिक्स हैं जिनमें से क्वेश्चंस आपको हर साल रिपीट होते हुए दिखेंगे. सो इस साल आपको हड़प्पन आर्किटेक्चर के ऊपर क्वेश्चन देखने को मिला. सो ओवरऑल दिस क्वेश्चन सीम्स टू बी अ वेरी इजी वन. अगर आप जनरल लेवल के ऊपर प्रीलिम्स में भी हड़प्पा सिटी या हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ के जाते हैं. बट ओवर हेयर जो एक चीज़ बच्चों को ध्यान में रखनी है वो ये है दैट दे आर आस्किंग दैट डिस्कस द सेलिएंट फीचर्स ऑफ हड़प्पन आर्किटेक्चर. अब बच्चा गलती क्या करते हैं दैट ही मे नो अबाउट द हड़प्पन आर्किटेक्चर. इसके जितने भी स्पेसिफिक एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे हम इसके एग्जांपल्स की बात करें, सो दैट कैन बी ग्रेट बाथ. वी कैन ऑल्सो मेंशन अबाउट द ग्रेनरीज. वी कैन टॉक अबाउट देयर सिटी प्लानिंग where they were dividing their cities into grid-like system, grid intersections हैं. We can talk about their water management system, especially in the case of Dholavira. तो इस तरह के आपके सामने बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे विच मे बी मोर देन एनफ एज अ कंटेंट टू फिल इन दिस 10 मार्कर क्वेश्चन, जहाँ पे आपको सिर्फ 150 शब्द ही लिखने हैं. बट क्वेश्चन ये पूछता है डिस्कस द सेलिएंट फीचर्स ऑफ हड़प्पन आर्किटेक्चर. वो ये नहीं पूछता दैट व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ हड़प्पन आर्किटेक्चर. तो जो बच्चा सिर्फ इन चीज़ों को लिखेगा उसका आंसर हमेशा ही इनकम्प्लीट रहेगा, क्योंकि ये जो सब इसके आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट्स हैं वो सब चीज़ें, वो सब एग्जाम्पल्स किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं. सो द सेलिएंट फीचर्स ऑफ हड़प्पन आर्किटेक्चर आर इट्स यूनिफॉर्मिटी, its standardization, its centralized planning authority or structure. शायद अब आपको ये क्वेश्चन चमकेगा कि जितने भी हड़प्पन आर्किटेक्चर मॉन्यूमेंट्स हैं, स्पेसिमेंस हैं, वो हमेशा हमें किसी ना किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे अगर हम इनके सिटी प्लानिंग की बात करें, वेयर ऑल द सिटीज वर डिवाइडेड इनटू ग्रिड लाइक सिस्टम, लाइक ऑल द लेन्स दे विल इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री. अगर आपने चंडीगढ़ का प्लान देखा है तो वो भी इसी तरह का एक सिस्टम है. तो आई होप आपको इतनी चीज़ें समझ में आएंगी. अब ये जो हर चीज़ है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा कि ये सब कुछ यूनिफॉर्मिटी को पहुंचना चाहते हैं कि हर शहर एक यूनिफॉर्म तरह से दिखे, हर शहर के अंदर एक तरह की स्टैंडर्डाइजेशन हो. तभी तो इनके अंदर जितनी भी ब्रिक्स को यूज़ किया गया विच आर कॉल्ड एज बिग ब्रिक्स, उनकी डायमेंशन आपको हमेशा सिमिलर ही दिखेगी. दे आर इन द रेशो ऑफ 1:2:4, ताकि यूनिफॉर्म शहर बन सके, स्टैंडर्डाइज शहर बन सके. जो प्लानिंग स्ट्रक्चर है, प्लानिंग अथॉरिटी है, उसमें एक सेंट्रलाइजेशन आ सके,
तभी तो ये एक हड़प्पन सिविलाइजेशन बनेगी। और हर सिविलाइजेशन के कुछ फीचर्स होते हैं जो थ्रू आउट द सिविलाइजेशन सेम रहेंगे। तो तभी ये पूछते हैं डिस्कस द सेलिएंट फीचर ऑफ हड़प्पन आर्किटेक्चर, कि ऑल्दो आपको डिस्कस तो यही सब कुछ करना है, ऑल द बेसिक एग्जांपल्स दैट यू नो, बट आपको इनको लिंक करना पड़ेगा दैट हाउ दे आर रिप्रेजेंटिंग और हाउ दे आर एडिंग टू द सेलिएंट फीचर्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। कि इनकी सिटी प्लानिंग किस तरह से यूनिफॉर्मिटी को पुश करती है, इनके जितने भी वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है वो प्लानिंग अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से आपको थोड़ा बहुत लिंक करना पड़ेगा। अब यहां पर ये समझे कि अगर आप सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड उन एग्जाम्पल्स को कोट कराएंगे तो आपको नंबर मिलेंगे, बट वो जो आपका आंसर है वो सीधा इस क्वेश्चन की डिमांड को नहीं आंसर कर रहा। तो आपको ये हमेशा ध्यान में रखना है दैट नो डाउट द क्वेश्चंस मे सीम टू बी वेरी सिंपल, बट जब तक आप उस क्वेश्चन की डिमांड को पुश नहीं करेंगे, उस क्वेश्चन में जो पूछा गया है उसको डायरेक्टली आंसर नहीं करेंगे, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू स्कोर वेल इन हिस्ट्री क्वेश्चंस, क्योंकि बच्चा उस डिमांड को आंसर नहीं कर पाता। आई होप कि मैं आपको समझा पाया हूँगा, ऑल्दो आपको इसका आंसर वैसे भी पता ही होगा, बट इन केस आप एक सर्टन लेवल ऑफ एक्सपीरियंस के साथ या फिर एक सर्टन लेवल ऑफ इस क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग के साथ इस आंसर को लिखेंगे तो आपके आंसर्स नंबर्स अपने आप ही ज़्यादा आएंगे। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज फ्रॉम द मिडेवल हिस्ट्री एंड इट्स कल्चर। और जैसे आपने देखा होगा लास्ट ईयर देयर वाज अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी रिगार्डिंग कि मुगल्स के चैप्टर्स को एनसीईआरटी से रिमूव कर दिया गया है। तब भी मैंने आपको यही समझाने की कोशिश की थी दैट इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरे मुगल्स को या फिर जितने भी इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं फ्रॉम मिडेवल हिस्ट्री आप उनको स्किप करके ही चले जाएं, बिकॉज दैट वुड बी अ सुसाइडल केस। और यहाँ पर वही आपको देखने को मिला कि अकबर में से क्वेश्चन पूछा गया, वन ऑफ द लीस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन दैट वाज आउट देयर, एंड द क्वेश्चन सेज एग्जामिन द मेन एस्पेक्ट्स ऑफ अकबर रिलीजियस सिंक्रेटिज्म। यहां पर सबसे पहले आपको डायरेक्टिव के ऊपर फोकस करना है। नाउ दे हैव नॉट आस्क्ड यू डिस्कस, यहां पर ये भी दे सकते थे दैट डिस्कस द मेन एस्पेक्ट्स ऑफ अकबर रिलीजियस सिंक्रेटिज्म, बट दे हैव गिवन एग्जामिन द मेन एस्पेक्ट्स, विच मीन्स कि आपको विश्लेषण भी करना है कि किस तरह से उसके सर्टन स्टेप्स ने, उसके सर्टन एक्टिविटीज़ ने, उसके सर्टन प्रोजेक्ट्स ने उसके एक रिलीजियस सिंक्रेटिज्म को शेप दिया, कि अल्टीमेटली जो एक वो कॉमन रिलीजन बनाएगा दैट इज कॉल्ड एज दीन-ए इलाही। इस दीन-ए इलाही को बनाने के लिए उसने क्या क्या स्टेप्स लिए, किस तरह से उसने प्रोसीड किया, किस तरह से उसकी फॉर्मेशन हुई, उसकी सोच की, तो उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तभी हम इस क्वेश्चन को डिमांड को आंसर कर पाएंगे। एग्जामिन द मेन एस्पेक्ट्स, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि उसके मेन एस्पेक्ट्स क्या थे रिलीजियस सिंक्रेटिज्म की। जब हम अकबर के बारे में पढ़ते हैं तो हमारी स्टार्टिंग इस तरह से होती है दैट ही अबॉलिश जजिया एंड मैनी अदर टैक्सेस विच वर not favorable to other sections of the population. Later on, he opened up the Ibadat Khana where he invited all the important persons of other religion, ताकि आप आइए हम डिस्कशन करेंगे। एक तरह का एक कल्चर बनाया जा सके which is composite in nature, where all the religions are respected, invited, आप अपने व्यू पॉइंट को रख सकते हैं, और एक स्टेट पॉलिसी को फॉर्म करने की कोशिश की गई जो कि सबके लिए इंक्लूसिव हो। तो उस तरह के आइडियाज़ आप यहाँ पे पढ़ के आएंगे। वी हैव जजिया, वी हैव इबादत खाना। आपने ज़रूर से, इन केस यू आर माई स्टूडेंट या फिर आप किसी भी किताब को पढ़ेंगे तो आपने मज़र का एक कंसेप्ट सुना होगा, वेयर अकबर गेव हिमसेल्फ द पावर, कि अगर मैं कुरान के किसी भी आइडियाज़ को डिस्कस करूँगा, उसको इंटरप्रिटेट करूँगा, सो आई एम द फाइनल अथॉरिटी जो ये कर सकता है। ही मेड 7 और 8 उलेमा साइन दैट फॉर्म, साइन दैट अटेस्टमेंट फॉर्म, ताकि मुझे ये पावर मिल सके। देन मज़र के बाद आप सुले कुल के आइडिया को डिस्कस कर सकते हैं कि सुले कुल विच मीन्स यूनिवर्सल पीस, की सबके साथ प्यार बना के रहना। उसके अलावा आप अकबर की राजपूत पॉलिसी को डिस्कस कर सकते हैं। सो देर आर मल्टीपल पॉइंट, जैसे आप यहाँ पर ही देखेंगे तो हमने 6 से 7 पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया। यही सब पॉइंट्स आप लिख के आएंगे दैट ऑल दीज पॉइंट्स ultimately culminated into a composite religion which was called as दीन-ए इलाही। तो the point is that कि यहाँ पे आपको इस तरह के क्वेश्चंस के लिए कंटेंट की दिक्कत नहीं रहेगी, that you do not have the sufficient content to write the answers, but the main problem would be कि आपने जो लिखा क्या आप उससे इस क्वेश्चन की डिमांड को आंसर कर पाएंगे। अगर आप क्वेश्चन को समझ जाएंगे तो आपके लिए बहुत आसान होगा। इन केस यू डू नॉट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, सो दैट वुड बी अ
डिफिकल्ट टास्क, बट ओवरऑल दिस वाज द सेकंड क्वेश्चन फ्रॉम मिडाइवल हिस्ट्री, और पहले दो क्वेश्चंस आपको बहुत आसान देखने को मिलेंगे। नाउ दिस थर्ड क्वेश्चन विच इज फ्रॉम द चंडेला डायनेस्टी, हम इसको एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर भी डाल सकते हैं, हम इसको अर्ली मिडाइवल टाइम पीरियड के अंदर भी डाल सकते हैं, बिकॉज अगर हम चंडेलास की बात करें तो वो इसी टाइम पे अर्ली मिडाइवल के टाइम पीरियड के ऊपर आएंगे, नियर अबाउट 8-9 सेंचुरी आप समझ सकते हैं। एंड चंडेलास आर फेमस फॉर देयर खजुराहो टेम्पल्स। आई होप आपको सिर्फ अगर इतना भी पता है, सो यू वुड बी एबल टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन सेज द स्कल्पचर्स filled the Chandela art form with resilient vigor and breath of life elucidate। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे डायरेक्टिव है elucidate की, ये जो हमने सारी डेफिनेशन दी है, ये जो एक लाइन दी है, इसको खोल के समझाइए, इसको एग्जाम्पल्स के साथ प्रूव करिए, इट इज़ द मीनिंग ऑफ elucidate। सो डायरेक्टिव्स का बहुत बड़ा रोल रहता है, अगर आप वो समझ जाए तो आपके लिए चीज़ें आसान रहेंगी। अब ये क्वेश्चन एक डिफिकल्ट क्वेश्चन माना जाएगा, क्यों? बिकॉज व्हेन वी कवर आर्ट एंड कल्चर, आर्किटेक्चर को जब हम कवर करते हैं तो चंडेलास का बहुत ज़्यादा रेफरेंस नहीं आएगा, और हम इनको पासिंग रिमार्क्स की तरह पढ़ते हैं कि चंडेलास के द्वारा खजुराहो के टेम्पल्स को बनवाया गया। वहाँ पे जितने भी स्कल्पचर्स हैं वो इरोटिक इन इमेज हैं, इरोटिक आइडियाज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, और उस ज़माने की एक सर्टेन लाइफ फॉर्म, एक कल्चरल लाइफ को भी रिप्रेजेंट करते हैं कि उस ज़माने की जो सोसाइटी थी वो अलग तरह से फंक्शन करती थी। अब इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है वो स्कल्पचर्स के ऊपर पूछा है कि उन्होंने चंडेला आर्ट फॉर्म को रेजिलियंट विगर एंड ब्रेथ ऑफ लाइफ के साथ भर दिया, और हमें करना है एल्यूसिडेट। सबसे पहले हमें इन दो शब्दों का मीनिंग पता होना चाहिए कि रेजिलियंट विगर का क्या मतलब है और ब्रेथ ऑफ लाइफ का क्या मतलब है। अगर हम रेजिलियंट विगर की बात करें कि इन्होंने रेजिलियंस दिखाई कि उस ज़माने के जो भी टेक्निक्स की, उस ज़माने के जो भी व्यू पॉइंट्स थे, उस ज़माने की जो भी मान्यता थी, उससे आगे बढ़ के रेजिलियंस दिखाते हुए, विगर दिखाते हुए उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा प्रोड्यूस किया, उन्होंने कुछ बेहतर निकाला। जैसे आप इन सब इमेजेस को देखेंगे यहाँ पर, सो दे आर इरोटिक इन नेचर। आपको ऐसी इमेजेस बहुत रेयरली ही बाकी टेम्पल्स में देखने को मिलेगा। अब ऐसा नहीं है कि बाकी टेम्पल्स में नहीं मौजूद, बट एट सच अ लार्ज स्केल आपको नहीं देखने को मिलेगी। एंड एट द सेम टाइम अगर आप इन सारे स्कल्पचर्स को देखेंगे, सो दैट इज़ नॉट समथिंग कि वो डायनामिक नहीं है, कि वो डेड है, ये सब आपको डायनामिक इन नेचर देखने को मिलेंगे। एंड ब्रेथ ऑफ लाइफ इसमें इसलिए लिखा गया है बिकॉज ज़्यादातर टेम्पल्स के अंदर जो मोटिव्स या फिर डीटीज़ बने होते हैं वो रिलीजियस डीटीज़ हैं, वो किसी ना किसी गुरु को, किसी ना किसी देवी देवताओं को रिप्रेजेंट करेंगे। पर जब हम खजुराहो के टेम्पल स्कल्पचर्स को देखते हैं तो उसमें आपको वॉरियर्स देखने को मिलेंगे, सर्वेंट्स देखने को मिलेंगे, कपल्स देखने को मिलेंगे। सो दे आर नॉट ओनली फोकसिंग ऑन द रिलीजियस आइडियाज़। उसी वजह से वहाँ पर लिखा गया है ब्रेथ ऑफ लाइफ, कि लाइफ के जितने भी डायमेंशंस हो सकते हैं, वॉरियर हो सकता है, अप्सरा हो सकती है, डीटीज़ हो सकते हैं, कपल्स हो सकते हैं, ऑलमोस्ट हर चीज़ को रिप्रेजेंट करने की बात की गई है। और अगर आप इनके आर्किटेक्चर स्टाइल को देखेंगे, इनके जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं, जितने भी ये स्कल्पचर्स हैं, उनको देखेंगे, सो दे आर प्रोट्रूडिंग आउट ऑफ द वॉल्स, ताकि वो डायनामिक हो सके। ये जैसे त्रिभंगा पोजेस के अंदर खड़े हैं। हर स्कल्पचर का आप देखेंगे, हर पोज में आपको एक वैरायटी देखने को मिलेगी, अलग अलग तरह के व्यू पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। जैसे इसमें बहुत सारी ऐसी इमेजेस हैं, ऐसे स्कल्पचर्स हैं वेयर द वुमेन आर टाइंग देयर हेयर्स, वेयर दे आर स्टैंडिंग इन अ सर्टेन पोजीशन, वेयर दे आर डूइंग सम सॉर्ट ऑफ नेचुरल एक्टिविटी। तो उस तरह से जब इन स्कल्पचर्स को बनाया गया तभी लिखा गया दैट दे आर फिल्ड विद रेजिलियंट विगर एंड ब्रेथ ऑफ लाइफ। अब ऐसे क्वेश्चंस के लिए ज़्यादातर बच्चों के पास जो कंटेंट है वो कम रहता है, उसी वजह से इट इज़ वन ऑफ द डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस आउट देयर। हम किसी क्वेश्चन को आसान या डिफ़िकल्ट किस बेसिस के ऊपर कहते हैं? ऑन द बेसिस की जो वहाँ पे लिखा गया है, क्या आपके पास सफिशेंट कंटेंट है उस चीज़ को लिखने के लिए। द सेकेंड क्वेश्चन इज, क्या आप जो लिख रहे हैं वो क्वेश्चन की डिमांड को आंसर कर रहा है या नहीं। यहाँ पर क्वेश्चन को समझना भी मुश्किल था, और क्वेश्चन के लिए जो कंटेंट आपके पास होना चाहिए वो भी क्योंकि मुश्किल है। सो दैट इज वन थिंग विच मेक्स दिस क्वेश्चन एज अ डिफिकल्ट वन। ऑल दी प्रॉपर मॉडल आंसर जहाँ पे आपको पूरा कंटेंट दैट विल ऑल्सो बी गिवन बाय मी ऑन माय टेलीग्राम चैनल यूपीएससी विद कवल बविजा, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। बट आई होप कि आप इन क्वेश्चंस की डिमांड को समझ पाएंगे। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि अब जब आप अगली बार तैयारी करेंगे तो आप हर रीजनल डायनेस्टी की आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट्स को, उनके आर्किटेक्चरल फॉर्म्स को पढ़ने लग जाएंगे, रटने लग जाएंगे। द आंसर इज नो।
जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपको समझना है कि अगर बाकी बच्चा जिस तरह से अटेम्प्ट कर रहा है मुझे उससे थोड़ा बेहतर ही करने की ज़रूरत है। अगर आपको खजुराहो के बारे में एक स्पार्स आइडिया भी होता कि हाँ इस तरह की वहाँ पे इमेजेस हैं, अगर आपने ढंग से 4-5 चीज़ें भी सुनी होती, देन ऑल्सो यू वुड हैव बीन एबल टू राइट डाउन दिस क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग एंड इन केस यू अंडरस्टैंड आंसर राइटिंग। तो प्लीज़ इन चीज़ों को ध्यान में रखना, बिकॉज जब कोई बच्चा यूपीएससी के लिए तैयारी करता है, स्पेशली व्हेन ही सीज द मीन्स एग्जामिनेशन, तो उसको लगता है कि हर चीज़ ही रटनी पड़ेगी, हर चीज़ पढ़नी पड़ेगी। ऐसा नहीं होता। इट इज़ योर अंडरस्टैंडिंग जो आपको आगे यहाँ पीछे लेके जाएगी। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन इज फ्रॉम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। Mahatma Jyotirao Phule writings and efforts of social reforms touched issues of almost all the subaltern classes and the directive is discuss करिए कि जो महात्मा ज्योतिराव फूले थे उनकी जो राइटिंग्स हैं और जो सोशल रिफॉर्म्स उन्होंने किए, उन्होंने ऑलमोस्ट हर जो डाउन ट्रॉडन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, सब ऑल्टरन क्लासेस हैं, उनके इश्यूज को उन्होंने टच किया। तो इस क्वेश्चन को लिखने के लिए क्या क्या आपको चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड द अंडरस्टैंडिंग कि सब ऑल्टरन क्लासेस किसको कहा जाता है। जितनी भी क्लासेस है जो एक्सप्लॉयटेशन फेस करती हैं, जो दबी कुचली हैं, जिनको इक्वालिटी नहीं मिली समाज के अंदर, उनको सबऑल्टर्न क्लासेस कहा जाता है। इसमें हम वुमेन की बात कर सकते हैं, दलित्स की बात कर सकते हैं, पीजेंट्स, वर्कर्स, जितने भी एक्सप्लॉयटेड वर्ग हैं सोसाइटी के, आप उन सबको मेंशन कर सकते हैं। दिस विल प्रोवाइड यू विद द एम्पल डायमेंशन जिसके ऊपर आप ज्योतिराव फुले जी के जो कॉन्ट्रीब्यूशंस है, जो उनके सोशल रिफॉर्म्स हैं, उनको डिस्कस करेंगे। अब अगर हम ज्योतिराव फुले जी की बात करें, आप इनको प्रीलिम स्पेसिफिक ज़्यादा पढ़ते होंगे। जैसे इनके द्वारा जो एस्टेब्लिश किया गया था सत्याशोधक समाज, आपने ये ज़रूर पढ़ा होगा। देन आपने इनके द्वारा लिखी गई गुलामगिरी के बारे में आपको अंदाज़ा होगा, बिकॉज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इस तरह के 3 से 4 पॉइंट्स होंगे जो आपके पास वहाँ पे दिमाग में आएंगे इन ऑर्डर टू राइट दिस आंसर विच इज़ आस्क फॉर 15 मार्क्स। इसके पहले जो हमने 3 क्वेश्चंस को डिस्कस किया, हरप्पन आर्किटेक्चर, चंडेलाज एंड देन अशोका, दोज वर आस्क फॉर 10 मार्क्स। तो आपको सिर्फ 150 शब्द लिखने हैं, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कंटेंट की ज़रूरत नहीं है। बट क्योंकि ये 15 मार्कर है और आपको 250 शब्द लिखने, तो इसमें आपको थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टी हो सकती थी कि शायद आपके पास कंटेंट उतना इनफ नहीं है जितना आपको चाहिए होगा। बट अगर आप इस पूरे क्वेश्चन को इस तरह से ब्रेक करेंगे इनटू वुमेन, इनटू दलित्स, इनटू पीजेंट्स, इनटू वर्कर्स, और फिर अपने आइडियाज़ को इस बेसिस के ऊपर सिंप्लीफाई करना शुरू करेंगे, तो फिर भी आप एक ढंग का आंसर लिख के आ पाएंगे। सिंस दिस इज़ नॉट एन आंसर राइटिंग क्लास, बट आई होप कि आप चीज़ों को समझ पाएंगे दैट हाउ टू अप्रोच सच क्वेश्चन जहाँ पे आपके लिए कंटेंट की कमी है, क्योंकि कंटेंट ज़रूरी नहीं है हमेशा पूरा हो पाएगा, बट आप आंसर को ज़रूर ढंग से लिख सकते हैं। आपने इनके साथ सावित्री बाई फुले जी का नाम ज़रूर से पढ़ा होगा, दैट दे बोथ ओपनड अप अ गर्ल्स स्कूल, फर्स्ट इंडिजीनियस गर्ल्स स्कूल्स इन पुणे वाज ओपनड बाय ज्योतिराव फुले अलॉन्ग विद हिज वाइफ। फिर अल्टीमेटली उस स्कूल के अंदर दलित गर्ल्स को भी ऐड ऑन किया गया। फिर बाद में उन्होंने विडोज़ के लिए काम किया, जिन विडोज़ को दोबारा से शादी नहीं करने दी जाती थी। चाइल्ड रीमैरिज के अगेंस्ट उन्होंने काम किया। तो आपने वुमेन के लिए भी बात कर ली, आपने दलित्स के लिए भी बात कर ली, और इसी तरह से आप बाकी सारे सेक्शंस के अंदर जहाँ पे आपके पास कोई बहुत प्रिसाइज पॉइंट भी नहीं है, आप फिर भी वहाँ पे इन चीज़ों को लिख सकते हैं। जैसे इसके अलावा भी इनके द्वारा बहुत सारी राइटिंग्स को लिखा गया था जो पीजेंट सेंट्रिक है, वर्कर सेंट्रिक है, बट दैट डजेंट मीन दैट कि वो आपको आती ही होगी, वो आपको पता होगी। आई डू अंडरस्टैंड दैट। तो उसी तरह से हम इस पूरे एक्सप्लेनेशन को करेंगे। यहाँ पे मेरा मोटिव किसी बेस्ट मॉडल आंसर को प्रेजेंट करना नहीं है, बट रादर द एनालिसिस की जो बच्चा अटेम्प्ट करके आया है, मैं यहाँ पे बता दूँ कि ये तो बहुत आसान था, ये सब आपको आना चाहिए था, ये 4 पॉइंट्स हैं, बट पेपर के अंदर जाके प्रेशर बहुत इंटेंस होता है, आपके सामने बहुत और चीज़ों का दबाव रहता है, जिसकी वजह से बच्चा गलतियां करेगा। एंड इन केस आपने इस लेवल के ऊपर इस क्वेश्चन को आंसर या डिस्कस किया है वहाँ पे पेपर के अंदर, सो दैट वुड मेक अप फॉर इट। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द PIC पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन। Trace India's consolidation process during early phase of independence in terms of polity, economy, education and international relations। अगर हम सबसे पहले पॉलिटी की बात करें, अगर आप क्वेश्चन को देखेंगे तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ओपन एंडेड क्वेश्चन है कि आप कुछ भी बता दीजिए कि भारत की आज़ादी के बाद
भारत के सामने उन्होंने पॉलिटिकल कंसोलिडेशन कैसे की, इकोनॉमिक कंसोलिडेशन अपने आप को आगे कैसे बढ़ाया, एजुकेशन में उन्होंने क्या क्या काम किया और इंटरनेशनल रिलेशंस में क्या क्या काम किए। तो 15 मार्कर के लिए आपके सामने 4 हेडिंग्स तो पहले से ही तैयार हैं जहां पे आपको इंडिया के अचीवमेंट्स के बारे में बात करनी है। पॉलिटिकल लेवल के ऊपर आज़ादी के बाद हमारे सामने क्या चैलेंजेस थे? द चैलेंजेस वर लाइक इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, दिस वॉज द फोरमोस्ट चैलेंज जो हमारे सामने था। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हम लिख सकते हैं, वो सबसे बड़ा पॉलिटिकल चैलेंज था। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स आप लिख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो एम्पल पॉइंट्स हैं यहाँ पे। फिर अगर हम इकोनॉमी की बात करें कि अंग्रेज़ों की वजह से ड्यू टू डी इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ड्रेन ऑफ वेल्थ, आप लिख सकते हैं कि हमारी जो पूरी इकोनॉमी थी दैट वाज एग्रीकल्चर बेस्ड। सो फ्रॉम एन एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी वी डेवलप्ड इनटू अ मिक्स्ड इकोनॉमी एंड अल्टीमेटली फिर 1990s में जाके वी विल डू द एलपीजी रिफॉर्म्स। तो बहुत सारे आपके पास पॉइंट आएंगे। आप नेशनल प्लानिंग कमीशन का रेफरेंस दे सकते हैं, 5 ईयर प्लान का समझा सकते हैं। तो आपके पास पॉइंट्स बहुत, आप इकोनॉमी में पढ़ के आएंगे, पॉलिटी में पढ़ के आएंगे, वही यहाँ पे आके आपको सब लिखने हैं। पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन का ये क्वेश्चन रहेगा। देन अबाउट एजुकेशन, तो आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। उसके बाद जितने भी एजुकेशनल रिफॉर्म्स आएंगे, आईआईटीज़ की जो फॉर्मेशन होगी एज द नेशनल इंस्टीट्यूशंस, वो यहाँ पे एड ऑन हो जाएंगे। एंड देन अबाउट द इंटरनेशनल रिलेशन, सबसे पहले तो इंटरनेशनल रिलेशंस में हम नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी के बारे में बात करेंगे। फिर जितने भी हमने रीजनल एसोसिएशंस बनाई उसके बारे में हम लिख सकते हैं। सो दैट इज़ वन ऑफ द थिंग्स। बट अगर आप ओवरऑल इस क्वेश्चन को देखेंगे, सो रिलेटिवली इजी क्वेश्चन जो हर बच्चे को एटलीस्ट ढंग से अटेम्प्ट करना चाहिए था, बिकॉज इसमें आपके पास कंटेंट की कोई कमी नहीं थी। और ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे कोई ऐसा डायरेक्टिव है जहाँ पे आप मिस कर जाएं, क्योंकि सिर्फ ये लिखा हुआ है ट्रेस इंडियाज कंसोलिडेशन, कि ट्रेस करिए कि क्या क्या उन्होंने किया। तो जब आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे देखेंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको क्वेश्चन आसान ही वहाँ पे लिखेंगे दिखेंगे। एंड नाउ द लास्ट क्वेश्चन विच इज़ फ्रॉम द वर्ल्ड हिस्ट्री, दैट द फ्रेंच रेवोल्यूशन हैज़ एंड्योरिंग रेलेवेंस टू द कंटेम्प्ररी वर्ल्ड, एक्सप्लेन। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन काफ़ी बच्चों के लिए फंस सकता है, बिकॉज क्वेश्चन पूछता है जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है उसका दुनिया के लिए एक एंड्योरिंग रेलेवेंस है, कि आज तक जो दुनिया बनी है, जिस दुनिया में हम रहते हैं, वो फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से बहुत प्रभावित है। दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन जब आप पढ़ते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर, तो वहाँ पे आपको आइडियाज ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी के बारे में बताया जाता है। दैट बिफोर द फ्रेंच रेवोल्यूशन देयर वाज एब्सोल्यूट मोनार्की। इस एब्सोल्यूटिज्म को, इस मोनार्कल सिस्टम को चैलेंज किया गया, एंड इसी वजह से टुडे वी आर लिविंग इन द वर्ल्ड विच इज डेमोक्रेटिक इन नेचर और विच इज लार्जली डेमोक्रेटिक इन नेचर। आज भी बहुत सारे देश हैं विच हैव अ मोनार्कल सेटअप, बट अगर हम आज इतने सारे देश डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करते हैं, एंड उस डेमोक्रेसी के अंदर जो आइडियल्स हैं, डेमोक्रेटिक आइडियल्स हैं, लाइक दैट ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, इन सबको माना जाता है। तो ये रेलेवेंस है फ्रेंच रेवोल्यूशन का टू दी वर्ल्ड। उसके अलावा इस फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जैसे कांग्रेस ऑफ वियना हुई थी, तो अगर आपको इस तरह के आइडियाज पता, अगर आपको अपने फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा है, तो वर्ल्ड लेवल के ऊपर फ्रेंच कांग्रेस ऑफ वियना क्या थी कि एक सारे देशों की जितने भी all the countries which were impacted by the French Revolution, which were impacted because of Napoleon and his annexations, तो उन सारे देशों ने कांग्रेस बुलाई थी, एक असेंबली बुलाई थी, so that they can undo all the changes that were done by नेपोलियन। बट इस कांग्रेस ऑफ वियना से क्या हुआ था कि हमें एक यूनाइटेड नेशंस लाइक ऑफ एक बॉडी देखने को मिली, जो कि एक सेंट्रलाइज बॉडी है एट द इंटरनेशनल लेवल, और पूरे देशों को इंटरनेशनली वो रेगुलेट कर सकती है, उनके डायरेक्शंस को वो मनवा सकती है। तो हम कह सकते हैं कि यूनाइटेड नेशंस एज अ बॉडी, एज एन इंटरनेशनल बॉडी केम आउट ऑफ दिस फ्रेंच रेवोल्यूशन, जहाँ पे उसके सीड्स हमें कांग्रेस ऑफ वियना में देखने को मिलते हैं। सो बेसिकली आप किसी भी तरह से लिंक कर सकते हैं। आप फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से कह सकते हैं दैट इट इंस्पायर्ड हैती रेवोल्यूशन, इट इंस्पायर्ड अमेरिकन रेवोल्यूशन, दैट अमेरिका बिकेम द फर्स्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। तो क्या वो रेलेवेंस फॉर द वर्ल्ड है? बिल्कुल है। तो जितने भी ये ओपन एंडेड क्वेश्चंस होंगे, वो आपके लिए हमेशा एक स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी है, दैट कि ये क्वेश्चंस आपसे डिमांड करते हैं कि आप अपनी नॉलेज को शो करिए, आप अपनी आंसर राइटिंग स्किल्स को शो करिए, आप किस तरह से बाकी सब्जेक्ट से चीज़ों को उठा के उनको किस तरह से इंटरलिंक कर सकते हैं।
तो अगर आप इस क्वेश्चन को भी देखेंगे, ऑल्दो 15 मार्कर के लिए आपको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर चाहिए होगा कि किस तरह से आप हेडिंग्स बनाएंगे, किस तरह से चीज़ों को फ्लो करेंगे। बट आई होप कि आप ये समझ पाएंगे कि जब आपको किसी चीज़ को लिखने के बारे में समझ में आ जाएगा तो आपके लिए क्वेश्चंस मुश्किल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम फ्रेंच रेवोल्यूशन से वर्ल्ड रेलेवेंस के लिए एक एग्जाम्पल ये लिख सकते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर आप रेन ऑफ टेरर के बारे में पढ़ते हैं। आई होप आपको ये इतनी चीज़ें याद होंगी कि रेन ऑफ टेरर क्या है, जैकोस्पायर, ये सब जो हम पढ़ते हैं कि कोई भी रेवोल्यूशन का जो एक बैड पॉइंट हो सकता है या फिर एक्सट्रीम पॉइंट हो सकता है वो ये है कि जब पावर लोगों के हाथ में सेंट्रलाइज्ड हो जाए या फिर लोग सिस्टम से ऊपर उठ जाए। और ये हमें दिखाता है रेन ऑफ टेरर, कि रेन ऑफ टेरर ये वर्ल्ड के लिए एक एग्जांपल है कि किस तरह से हम एक बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं ताकि जो पावर है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट रहे। और ये हमारा एक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल भी है, डेमोक्रेटिक आइडियल भी है। इसके थ्रू आप कंक्लूड कर सकते हैं रेन ऑफ टेरर के थ्रू कि हमें इस तरह की चीज़ों को भी ध्यान में रखना है। अगर आपको समझ में आए वेरी वेल एंड गुड, अगर आपको नहीं समझ में आए तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट द थिंग इज़ दैट कि आंसर राइटिंग कोई एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं है, कोई एक स्पेसिफिक मॉडल आंसर नहीं हो सकता कि आपको यही लिखना है। इट इज़ अपॉन द स्टूडेंट कि वो उसके लेवल क्या है, उसने चीज़ों को किस तरह से समझा और वो किस तरह से एक्सप्रेस कर सकता है। इसी वजह से मेंस में जो आप मार्क्स में वेरिएशन देखेंगे वो इतने ज़्यादा हैं कि जो बच्चा बहुत आगे है वो बहुत अपर एंड के ऊपर चीज़ों को स्कोर करेगा, और जो बच्चा आंसर राइटिंग को नहीं सीखता, इवन दो उन दोनों का जो अंडरस्टैंडिंग है वो सेम हो सकती है, बट आंसर राइटिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। और जैसे आपने GS2 का पेपर देखा, बहुत मुश्किल पूछा गया, बट अगर आप उस क्वेश्चंस को देखेंगे वो सभी ओपन एंडेड क्वेश्चंस हैं। उसमें ऐसा नहीं है कि आपको एग्जैक्ट प्रिसाइज वही इंफॉर्मेशन चाहिए। नो डाउट देयर मे बी सम क्वेश्चन जहाँ पर प्रिसाइज चाहिए, बट लार्जली जो जितने भी क्वेश्चंस हैं वो ओपन एंडेड थे। उससे क्या हमें समझ में आया कि यूपीएससी इज गोइंग इन टू दैट डायरेक्शन जहाँ पे वो आपके इंटेलेक्ट को चैलेंज करना चाहती है, आपकी सोच, आपकी समझ को चैलेंज करना चाहती है। तो आई होप कि आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे जब आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। और आंसर राइटिंग रादर आप क्या सोच रहे हैं, उस सोच को किस तरह से लिखेंगे, रिप्रेजेंट, एक्सप्रेस किस तरह से करेंगे, वो एक सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है विच मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मिस। So these were all the 6 questions that were there in UPSC मेंस एग्जामिनेशन GS पेपर 1। अब इसके अलावा भी आपके पास हर क्वेश्चन के लिए बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं। अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं, इन केस यू वर अ पार्ट ऑफ MMP और यू वर अ पार्ट ऑफ PRP, या फिर आपने कभी भी हिस्ट्री पढ़ी हो, तो मेरी आपसे ये एक्सपेक्टेशन रहेगी कि आपका ये पेपर ढंग का होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम द चंडेला क्वेश्चन, ऑल्दो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि आप चंडेला को भी ढंग से लिख के आएंगे, बिकॉज आई हैव ऑलवेज टॉट हिस्ट्री इन सच अ मैनर। बट ओवरऑल हिस्ट्री वॉज रिलेटिवली ईजी एज कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स, और मैं आशा करता हूँ कि हिस्ट्री प्रीलिम्स की तरह मेंस में भी आपका एक स्कोरिंग पॉइंट रहेगा और आप आंसर राइटिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हुए यूपीएससी के सपने को पूरा करेंगे। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो वेरी मच। इन केस यू हैव एनी doubt, any queries or any feedback that you need to give, please write that down in the comment section। मैं आपको रिवर्ट ज़रूर करूँगा। थैंक यू सो वेरी मच।